आप सभी को मेरा नमस्कार। और आज मैं बड़ा खुश हूं क्योंकि मेरे साथ जो पर्सनैलिटी है मैं आपको बताना चाहूंगा, सतीश शर्मा जी। आपने बहुत पहले गूगल बॉय कौटिल्य पंडित का नाम सुना होगा, जिन्होंने 5 वर्ष की उम्र में पूरे भारत में ही नहीं बल्कि देश विदेश में भी अपने ज्ञान का लोहा मनवाया था। उनको कौटिल्य बनाने वाले जो शख्स हैं वो है हमारे साथ सतीश शर्मा जी। तो आज हम कुछ बातों पर इनसे विचार विमर्श करेंगे और ये हमारी सीरीज है एएस कैंपस पर लीडर्स इन एजुकेशन, जिस सीरीज के अंदर हम अलग अलग स्कूल के प्रिंसिपल्स, डायरेक्टर्स, यूनिवर्सिटीज के डीन्स, वाइस चांसलर्स, प्रिंसिपल्स को बुलाते हैं और उनके जो विचार हैं वो आपके समक्ष हम रखते हैं। तो आज हमारे साथ सतीश शर्मा जी हैं। इनके खुद के 2 स्कूल्स हैं, एक स्कूल कोहंड में है, एक स्कूल कुंडली में है और बड़े अच्छे से ये अपने स्कूल्स को भी रन कर रहे हैं। और आज के समय में यदि मैं बात करूं कौटिल्य क्या कर रहा है, उनकी 2 बहनें भी हैं। अगर मैं बात करूं दीक्षा पंडित और मृदुल, उनके बारे में भी मैं जानना चाहूंगा कि किस तरीके से उनको कैसी परवरिश मिली कि आज के समय में वो देश विदेश में अपना नाम कमा रहे हैं। और हम और जानेंगे सतीश जी के बारे में, क्योंकि ना इन्होंने ना केवल कौटिल्य पंडित बल्कि ऐसे 50 से 60 बच्चों को नेशनल मीडिया पर उतारा है, जो कि बहुत बड़ी बात है। क्योंकि किसी भी विद्यालय से इतनी बड़ी संख्या में बच्चे मीडिया में उतरते हैं, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। तो आज सतीश जी, सबसे पहले तो आपका एएस कैंपस पर दिल की गहराइयों से स्वागत है। आप अपना कीमती समय निकालकर हमारे बीच में आए। मैं आपसे कुछ आज हम विचार विमर्श करेंगे। जी आशीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आपने ये मंच दिया। थैंक यू। अगेन वेलकम सतीश जी। और बहुत लंबे समय से आपका जो रुझान, आपका कनेक्शन एजुकेशन जगत के साथ है। आपके खुद के स्कूल्स भी हैं, आप एक बहुत अच्छे टीचर भी हैं। अभी कुछ देर पहले हमारा विचार विमर्श हो रहा था तो आपने काफ़ी सारे ऐसे पॉइंट्स बताए थे जो एक रियल एजुकेटर है वही बता सकता है। तो एज एन एजुकेटर अगर मैं बात करूं, आपके नज़रिए में एजुकेशन क्या है? क्या एजुकेशन केवल बुक्स की नॉलेज है, या स्कूल में गए बच्चे फिर वापस घर आ गए फिर ट्यूशन पर गए, क्या हम उसको एजुकेशन बोलेंगे? या इन चीज़ों से बियॉन्ड अगर मैं बात करूं तो एजुकेशन को आप कैसे डिफाइन करेंगे? ये मेरा सबसे पहला प्रश्न है। सबसे पहले तो आशीष जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ये मंच दिया और इस योग्य समझा, बड़ी बात है। देखिए, एजुकेशन, शिक्षा मेन चीज़ है व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास। व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास, उसमें हर चीज़ आती है। आपके की सोच कैसी है, कैसे विचार आते हैं, आप दुनिया का विश्लेषण किस तरीके से करते हैं, कोई भी चीज़ आपके आसपास घटित हो रही है, आप उसको किस नज़रिए से देखते हैं। आपका बाहरी व्यक्तित्व, आंतरिक व्यक्तित्व, दोनों की बात है। तो शिक्षा तो एक ऐसी चीज़ है जिसमें सब कुछ आता है, आपके उठने बैठने के तरीके से लेकर आपका अपने पड़ोसियों के साथ कैसा बर्ताव है, आप अपने आसपास के इलाके को किस तरीके का देखना चाहते हैं, समाज के प्रति आपकी जिम्मेदारियां कैसी हैं और क्या आप उनको कितना निभाते हैं, देश के प्रति आपकी सोच क्या है, और इस धरा के प्रति, पूरी मानवता के प्रति, पूरी धरती के प्रति, जितने भी इसमें लोग हैं उनके प्रति आपकी सोच क्या है, ये सब शिक्षा है, एजुकेशन है। और जहाँ तक पठन पाठन की बात है, ये तो हमारा एक साधन है ज्ञान प्राप्त करने का। पुस्तकें ज्ञान नहीं है, पुस्तकें ज्ञान प्राप्त करने का साधन है। और यदि आप इतिहास उठाकर देखें तो बड़े अनपढ़ जो बिल्कुल भी नहीं पढ़े, उन्हें नए नए प्रयोग किए। अभी आज के दौर में सम्राट अकबर, जिनको आजकल गाड़ियाँ भी मिलती हैं, लेकिन सच में उन्होंने एक अलग प्रयोग किया। जब वो सम्राट बने, राजा बने, बादशाह बने, तो अपने राज्य के 4थे वर्ष में उन्होंने सबसे पहले जजिया हटाया, जो हाउस टैक्स होता था उन दिनों में। फिर जो तीर्थ यात्रा कर था वो हटाया। उसके चलते सारे हिंदुओं को, जो राजपूत थे, उन्होंने उनको अपना बनाया। बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति था, पढ़ना आता ही नहीं था, लेकिन उसने उन दिनों में नए प्रयोग करके देखे। अगर आप उनकी राजधानी को देखें जो उन्होंने नई बसाई थी, फतेहपुर सीकरी, वेल प्लान्ड। तो आजकल आप चंडीगढ़ जैसे शहर देखते हैं और देखते हैं, उस समय अकबर ने अपनी राजधानी, जैसे आपने जयपुर शहर देखा हो, पुराना जयपुर जो पिंक सिटी है, हो सकता है उन्होंने भी प्रेरणा कहीं वहीं से ली हो। तो बिल्कुल प्लान्ड सिटी उन्होंने बनाए। तो ऐसा नहीं है
कि वो साक्षर नहीं थे बट शिक्षित थे, तो ऐसा हम कह सकते हैं। और जो शिक्षा का दायरा है वो तो अनंत है, गैलेक्सी की तरह से है, ब्रह्मांड की तरह है, कितना भी उसका आप विस्तार करें टाइम समाप्त हो जाएगा। जी बिल्कुल, बड़े ही सुंदर शब्दों में गागर में सागर आपने भरा और बहुत कम शब्दों में आपने बताया कि शिक्षा जो है ये वाकई में ये सुनने की बात है कि जो शिक्षा है वो ना केवल बुक्स की नॉलेज है, आपके उठने का स्टाइल, आपके बैठने का स्टाइल, आपके बात करने का स्टाइल, इवन आपके मैं तो कहूँगा दरवाज़ा खोलने का स्टाइल। सतीश जी, मुझे एक बात याद आती है, जब मैं स्कूल में था हमारे टीचर ने एक एक्टिविटी कराई थी, उसमें उन्होंने क्या किया कि 2 कैंडिडेट्स को खड़ा किया और उन्होंने कहा कि भाई मैं एक कंपनी का मालिक हूँ, आप आइए इंटरव्यू दीजिए। तो इस एक्टिविटी में उन्होंने क्या किया कि एक बच्चा अंदर आता है, उसके पास डिग्री है, सब कुछ है, और दूसरे जो बच्चा है उससे वो ज्यादा पढ़ा लिखा है, तो वो अंदर आया, उसने गेट ओपन किया। अब गेट ओपन करने के बाद सीधा उसने गेट ओपन किया, आने के बाद तुरंत वो चेयर पर बैठ गया बिना पूछे, और ऐसे करके बैठा और उसने कहा हाँ जी पूछो प्रश्न। तो इस तरीके से उसका रवैया था। और दूसरा जो बच्चा है उसके पास एक डिग्री भले ही कम थी, लेकिन उसने गेट को खोलने से पहले परमिशन ली। गेट के खोलने का स्टाइल, क्योंकि गेट के खोलने के भी कई स्टाइल हैं, एक तो पोलाइटनेस के साथ हम खोलें, तो इस तरीके की एक एक्टिविटी कराई। तो उन टीचर ने भी हमें बताया कि एजुकेशन जो है वो आप गेट को खोलते कैसे हैं, आप बैठते कैसे हैं, आप उठते कैसे हैं, कहाँ पर आपको कैसा व्यवहार करना है, हर चीज़ एजुकेशन है। लेकिन सतीश जी, मेरा एक और प्रश्न है इससे रिलेटेड। आज के जो पेरेंट्स हैं उन्होंने एजुकेशन को वो एक अलग ही रूप से देखते हैं। मैं कहूं कि मार्क्स ओरिएंटेड पेरेंट्स, तो बड़ा होड़ लग जाती है पेरेंट्स में अगर बच्चे के 98% मार्क्स हैं, उसके 97 ना हो जाएं, 95 ना हो जाएं, तो और ये बड़ा गंभीर मुद्दा है, बहुत गंभीर मुद्दा है आज के समय में। तो पेरेंट्स ना केवल बच्चे को चिंता देते हैं बल्कि खुद भी डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं यदि उनके बच्चे के मार्क्स कम आते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप इस चीज पर थोड़ा प्रकाश डालें कि मार्क्स ओरिएंटेड चीजें हैं, क्या वो इतनी इंपॉर्टेंट हैं? यदि इंपॉर्टेंट हैं तो वो कितनी इंपॉर्टेंट हैं? सो इस पॉइंट पर आप थोड़ा सा अपने विचार रखें। देखिए आशीष जी, ठीक है, मार्क्स भी एक अच्छी चीज़ होती है, ऐसा नहीं है कि मार्क्स का महत्व नहीं है, बिल्कुल महत्व है। लेकिन अब हो क्या गया है कि हर पेरेंट्स ये चाहता है मेरा बच्चा फर्स्ट आए, सेकंड नहीं। अब होता क्या है, जैसे कोटा वगैरह जो लाखों बच्चे जाते हैं आईआईटी की कोचिंग लेने, नीट की कोचिंग लेने, वहाँ पर क्या होता है कि जितने भी वहाँ पर बच्चे गए वो सभी अपने अपने विद्यालयों में फर्स्ट थे और बहुत अच्छे बच्चे थे वो। लेकिन जब वहाँ 1 लाख बच्चे एक बैच में होंगे तो सारे लगभग फर्स्ट थे, तो एक फर्स्ट आएगा और एक 1 लाख में पोजीशन पे भी आएगा। इसका अर्थ ये नहीं कि 1 लाख इतना पीछे जा चुका है, लेकिन पेरेंट्स बड़े चिंतित हो जाते हैं, फिर बच्चों को बोलते हैं यार तू तो जीवन में सेकंड नहीं आया, तू इतना अच्छा बच्चा था, तूने काम ही नहीं किया। और धीरे धीरे बच्चे के ऊपर प्रेशर बन जाता है, वो शिकार बन जाता है, स्ट्रेस भी आते हैं उसके अंदर, और फिर उसके बाद वो बच्चे कुछ गलत कदम भी उठा लेते हैं, कई बार जीवन से हाथ भी धो बैठते हैं। अगर आप कोटा की बात करें तो वहाँ पर सैकड़ों बच्चे हर वर्ष सुसाइड करते हैं, सैकड़ों बच्चे। अब हमने इतने जीवन खराब कर दिए। फिर एक और सोचने की बात है थोड़ी सी, अगर हम मछली से चाहें कि वो बहुत अच्छा उड़ ले, अगर हम बाज से चाहें कि वो बहुत अच्छा तैरे, तो हर किसी के अंदर अलग अलग तरह की क्वालिटीज़ हैं। मछली पेड़ पर उतना अच्छा नहीं चलेगी, वो तैरने में अच्छी है। तो ऐसे ही हर बच्चे के अंदर कोई न कोई प्रकृति प्रदत्त गुण है और वो अलग तरह का गुण है। कोई अच्छा वक्ता है, कोई अच्छा लेखक है, कोई बच्चा साइंस में बहुत अच्छा होता है, कोई स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा होता है, कोई सिंगर बहुत अच्छा होता है। तो हर बहुत तरह की क्वालिटीज़ हैं। कई बार कुछ बच्चे मल्टी टैलेंटेड भी होते हैं, उनके अंदर एक नहीं कई कई गुण अच्छे होते हैं। जैसे हमारे आशीष जी हैं, अच्छे स्पीकर भी हैं, अच्छे डांसर भी हैं, और अच्छे सिंगर भी हैं, और अच्छे टीचर भी हैं, काफ़ी क्वालिटीज़ हैं। लेकिन अगर मैं ये चाहूँ कि जो गुण आशीष जी में हैं वो सारे मेरे में या मेरे पेरेंट्स चाहें तो संभव नहीं। हो सकता है कोई एक चीज़ ऐसी हो जो मेरे में अच्छी हो, आप में उतनी अच्छी नहीं हो। तो हम अपने बच्चों की क्वालिटी को पहचानें, ये नहीं कि उसने ऐसा किया तो भी ऐसा ही करके दिखा।
फिर दोनों परेशान होते हैं, टीचर्स भी परेशान होते हैं, स्टूडेंट्स भी परेशान होते हैं और साथ में पेरेंट्स भी। तो इसको थोड़ा सा हमें मार्क्स ठीक है इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन इतने भी ज़्यादा नहीं कि यदि किसी के मार्क्स कम आए तो जीवन में कुछ कर नहीं पाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसके बाद बहुत लंबा जीवन है, बहुत कुछ करने के लिए है। तो एक पेरेंट्स से अनुरोध है कि आप ये फर्स्ट वाली जो चीज़ है उसको दिमाग से निकालें, अन्यथा ना हम अच्छा जीवन जीते ना बच्चों को जीने देते। और वैसे भी चाहे वो अंबानी हो, अडानी हो, बिल गेट्स हो या सतीश शर्मा हो या आशीष जी हो, कुछ कर ले 150 साल किसी को नहीं जीना है। यहाँ पर हम आए, हम खुशी के साथ रहें, हम कर्मठ बने, जो जो क्वालिटी हमारे अंदर आ सकती है उनको लाने का प्रयास करें, अच्छाई लाने का प्रयास करें। लेकिन हम व्यर्थ की चीज़ों को सोच सोच के जो एक स्ट्रेस पा लेते हैं, मानसिक बीमारियों का शिकार हो जाते हैं, कई बार बच्चों को भी बना देते हैं, वो चीज़ उससे थोड़ा उसको अवॉइड करें। बिल्कुल सतीश जी, आपने बड़े ही इंटेंस शब्दों में बताया कि कोटा की बात करें या ऐसे एजुकेशनल हब्स की बात करें, वहाँ पर सैकड़ों बच्चे सुसाइड करते हैं। और आज के समय में एक बड़ा गंभीर मुद्दा हमारे यूट्यूब पर भी और सोशल मीडिया पर काफ़ी फेमस है कि अब बच्चे खुद सुसाइड तो करते ही हैं, लेकिन अभी एक लेवल ऊपर आ चुका है। अभी कुछ दिन पहले एक सुनने में आया और काफ़ी वायरल है ये सोशल मीडिया के ऊपर कि एक पेरेंट है, उन्होंने काफी प्रेशर बनाया अपने बच्चे के ऊपर कि आपको नीट क्वालिफाई करना ही है। तो काफी झगड़े भी करते थे वो पेरेंट्स अपने बच्चे के साथ कि आपको इतने मार्क्स तो लाने ही है। तो वो बच्चा इतने प्रेशर में आया, उसने अपना जीवन तो खत्म नहीं किया, तो एक बार झगड़े के दौरान उसने अलमारी से बंदूक निकाली और अपने फादर को ही उड़ा दिया, उन्हीं को जान से मार दिया और ड्रम में पैक करके। देखिए पेरेंट्स का प्रेशर, वो प्रेशर कितना बच्चे के माइंड पर हावी होता है। पेरेंट्स को लगता है भाई क्या ही बात है, बच्चे हम डांटी तो रहे हैं, लेकिन कई बार पेरेंट्स को डांटना और उसको समझना, दोनों का बैलेंस बहुत जरूरी है। क्योंकि अब वो बच्चा जो है उसने खुद का तो जीवन बर्बाद कर ही लिया, उसकी माँ उसकी पहले से नहीं थी और अब उसने अपने पिता को भी मार दिया, अब उसकी एक बहन है, अब उसने खुद का भी जीवन बर्बाद किया और पूरी फैमिली को भी नष्ट कर दिया। तो ये बड़ा जरूरी है कि आज के समय में पेरेंट्स जो है मार्क्स ओरिएंटेड हों, लेकिन इसके साथ साथ इस बात का भी ध्यान रखें अगर मेरा बच्चा मार्क्स नहीं लेके आता है तो उसको फिर संभालना कैसे है। क्योंकि एक बच्चा अंदर से बड़ा टूट जाता है और सबसे ज्यादा प्रेशर उसके ऊपर इसी बात का होता है कि मेरे पेरेंट्स क्या कहेंगे। बाहर के लोगों का उतना एक बच्चे को प्रेशर नहीं होता है जितना डर उसे अपने पेरेंट्स से लगता है। तो बड़े सुंदर शब्दों में आपने सतीश जी ये बात बताई। अच्छा, आपके खुद के भी 2 स्कूल्स हैं और कम से कम मैं मानता हूं 50 से 60 बच्चे, क्योंकि मैं बार बार आपके स्कूल में आता हूं और मुझे बड़ा अच्छा लगता है वहां पर आकर। तो आप अपने जो 2 स्कूल्स हैं उनके बारे में थोड़ा सा बताएं कि आप कैसे ऐसे बच्चों को तैयार करते हैं। क्योंकि अभी मैं कुछ दिन पहले भी गया था आपके स्कूल में, तो बच्चे इतने धड़ल्ले के साथ इतने प्रभावशाली तरीके से बोलते हैं कि ऐसा लगता है मानो हम पता नहीं कितने बड़े, हालांकि संख्या बड़ी एवरेज सी है आपके स्कूल के बच्चों की, लेकिन यह है कि वहां की जो क्वालिटी है, अब कितने बड़े बड़े स्पीकर्स को बच्चे फेल कर देते हैं। तो वो क्वालिटी उन बच्चों में कैसे आई भाई, ये पेरेंट्स भी जानने के बड़े इच्छुक होंगे कि बच्चे का मंच का डर दूर होना बड़ा जरूरी है। तो आप ये टिप शेयर करें हम सभी के साथ कि आप अपने स्कूल में चीजें कैसे मैनेज करते हैं। और कुछ मैं चाहूंगा कुछ विस्तार पूर्वक आप बातें जो है अपने स्कूल के बारे में भी बताएं, ताकि पेरेंट्स जो दर्शक हमें देख रहे हैं आपके स्कूल के बैकग्राउंड के बारे में भी, थोड़ा सा उसकी हिस्ट्री के बारे में भी, कैसे आपने शुरुआत की स्कूल की, फिर अब कहां तक कैसे क्या चीजें हैं, ये भी आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करें। देखिए, अभी आपने उदाहरण दिया, एक तो डांट फटकार वाला, नहीं सभी चीज़ें ज़रूरी हैं, बच्चे को डांट भी ज़रूरी है, लेकिन उसका भी एक सीमा है हर चीज़ की, हम सीमा ना लांगे। अभी पीछे एक केबीसी में एक बच्चे का व्यवहार देखा जो काफ़ी वायरल भी हुआ। वो जब अमिताभ जी से बात करता है तो उस बच्चे का सच में बोलने का अंदाज बहुत ही ज़्यादा अहंकार उसके अंदर दिखाई दे रहा था बच्चे के अंदर। तो जैसे अमिताभ जी रूल, अभी आप रूल मत बताने लग जाइए, मेरे को सब पता है, और वो ज़्यादा जीत भी नहीं पाया। लेकिन कसूर उसमें केवल उस बच्चे का नहीं, वो तो छोटा सा बच्चा है, उसकी पेरेंटिंग शायद ऐसी हुई। मैं इसमें भी शायद कह रहा हूँ क्योंकि कई बार चीज़ें और भी प्रभावित करती हैं, फैक्टर काम करते हैं, हो सकता है पड़ोस में या किसी और व्यक्ति ने भी ऐसा किया बाहर से भी, लेकिन जो प्रथम दृष्टि में लगता है वो पेरेंटिंग की कमी लगती है।
क्योंकि आमतौर पर आजकल 1 या 2 बच्चे होते हैं, बहुत से पेरेंट्स के तो 1 ही बच्चा होता है। फिर वो क्या करते हैं, 6-6 व्यक्ति, माँ बाप, नाना नानी, दादा दादी, उस बच्चे की इच्छाओं की पूर्ति में लग जाते हैं, और ये सोचकर कि बच्चा हमारे से नाराज नहीं हो, वो भी उसको कभी ना तो करते ही नहीं है, और धीरे धीरे ऐसा फील लेने लग जाता है बच्चा कि मैं इस दुनिया में राजकुमार हूँ, अलग तरीके का हूँ, मेरे ऊपर किसी तरह की कोई जिम्मेदारी नहीं है, इस तरह का। और फिर वो बच्चे बड़े उद्दंड बन जाते हैं, और आजकल तो सच में ये संख्या बढ़ रही है। तो आशीष जी, डांट फटकार भी जरूरी है, बचपन से ही जरूरी है। हाँ, वो ठीक है कि हम अपने सपनों को इतना भी ना ला दें कि बच्चे गलत कदम उठाएं। हाँ, नहीं, कोटले तो अभी ऑक्सफोर्ड गया, वो 2 दिन पहले भी एक दोस्त को शायद थप्पड़ लगाओ, और केवल मैंने नहीं, उसके चाचा ने भी ऐसा किया, उसको काफ़ी धमकाया, और फिर लास्ट में बात की कि नहीं भाई, अब ये बिल्कुल ऐसी जगह जा रहा है दूसरे देश में जहाँ हम अच्छे से बात भी नहीं कर पाएंगे, मिल नहीं पाएंगे, तो सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। उनकी मम्मी ने भी, उनके दादा ने भी, हर किसी ने उसको डांट फटकार भी लगाई, प्यार भी किया, और जब गया तो सभी की आंखें भी नम थी। सभी को अपने बच्चों से प्यार होता है, हमें भी प्यार है, लेकिन कई बार हमारा प्यार उनको नुकसान ना दे, उसके लिए वो कुम्हार वाली बात है ना कि ऊपर से थपकी और नीचे से सहारा भी। तो ये चीज़ें। अब भी दूसरी बात आई स्कूल की, ठीक है, सभी स्कूल अच्छे होते हैं, हर स्कूल में कोई एक गुणवत्ता ऐसी है जो शायद दूसरी जगहों से थोड़ी ज़्यादा हो, और ये हर स्कूल में अच्छाइयाँ होती हैं, सबके अंदर कुछ खास बात होती है। तो हमारा तो यही है कि बोलने के ऊपर स्टार्टिंग से ही हमारा थोड़ा सा फोकस रहा। प्रेयर में 50-50, 60-60 बच्चे डेली प्रेजेंटेशंस के लिए आ जाते हैं, 50-50, 60-60 डेली, उनमें से कुछ वापस करने पड़ते हैं, और जब मंच बच्चे को मिलते हैं, अपने आप उसकी क्वालिटी धीरे धीरे विकसित होने लग जाती है। मान लीजिए जिस गांव के पास अखाड़ा है, जो बच्चा अखाड़े में जाना स्टार्ट कर देगा, पहले दिन वो बहुत अच्छा पहलवान नहीं होगा, लेकिन जब डेली वो एक्सरसाइज करेगा, डेली किसी न किसी बच्चे के साथ वो कुश्ती करेगा, धीरे धीरे अपने आप वो भी एक अच्छा पहलवान हो जाएगा। तो बात है मौकों की, तो बच्चे को एक मंच दें, उसको एक मौका दें, जितने ज़्यादा बच्चों को मौके मिलेंगे उतना ही वो अच्छा होता चला जाएगा। तो ये अब ये ठीक है, आपने पहले बताया कि हमारे करीब 50-60 बच्चे ऐसे हैं जिनको नेशनल मीडिया पर काफ़ी चर्चा मिली, और कई कई दर्जन बार जिनकी जो बड़े अखबार हैं उनमें उनकी स्टोरीज प्रकाशित हुई, हिंदी के, इंग्लिश के अच्छे अच्छे अखबारों में, लेकिन इनमें उन बच्चों की गुणवत्ता ज़्यादा थी। हमने तो केवल उनको पहचाना, उसको शाबाशी दी, उसको प्लेटफॉर्म दिलाने का प्रयास किया, बाकी तो 90% से ज़्यादा मेहनत तो बच्चे की है। मैं तो कहूँगा कि 99% जो मेहनत होती है वो बच्चे की होती है। हमारी जो मेहनत है वो 1% या 2%, और वो है मोटिवेशन, कि हम उसको प्रेरित करें, राइट पाथ उसको दिखाएं, और जैसे ही वो कुछ अच्छा करता है उसके वर्क को एप्रिसिएट करें, उसको पारितोषिक दें, और जब बार बार पारितोषिक मिलता है, आपके काम की सराहना होती है, तो हर कोई फिर पहले से ज़्यादा वर्क करता है। तो ऐसे ही बच्चे वहाँ पर ऐसा करते हैं। उसी का परिणाम है कि इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च, वहाँ पर हमारे एक स्टूडेंट समझो वैज्ञानिक है, इस समय इंडिया का नंबर 1 कॉलेज मिरांडा हाउस, एक वहाँ पर परमानेंट प्रोफेसर है। तो और भी बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब्स हैं, और अच्छी जॉब गए हैं, 5-5, 6-6 गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करने वाले बच्चे भी हैं जिन्होंने ऐसा किया। लेकिन ये माहौल उस तरीके का बनाना होता है, वैसा आप माहौल रच दें, फिर बच्चे मेहनत करते हैं सच में। अभी हम जैसे आपके, ये नहीं कि आपके सामने बैठे हैं इसलिए हम तारीफ करें, आपके बच्चों को हमने देखा, वो सच में अच्छे स्पीकर भी थे, उसका कारण है आप अच्छे स्पीकर हो। तो होता क्या है कि हम बच्चे को प्लेटफॉर्म दें, उसकी मेहनत को हम स्वीकार करें, एप्रिसिएट करें उसके वर्क को, वो और ज़्यादा करेगा। तो इतना ही समझ में आया हमारे तो, आशीष जी। अच्छा सतीश जी, आप एक बात और बताएं कि आपने कितने साल पहले अपने स्कूल की शुरुआत की,
और कैसे शुरुआत की, थोड़ा सा वो अगर आप दर्शकों को बताएंगे, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स आपके स्कूल के भी होंगे और आपके स्कूल के भी बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको हिस्ट्री का नहीं पता होगा कि आपने कैसे स्कूल की शुरुआत की, किस तरीके से। तो थोड़ा सा आपके पेरेंट्स भी अवेयर हो जाएंगे और बच्चे भी अवेयर हो जाएंगे जो इस वीडियो को देखेंगे। आपने कितने साल पहले शुरुआत की और कैसे शुरुआत की, क्या किस चीज़ ने आपको प्रेरित किया? तो खैर आशीष जी, ये प्रश्न ऐसा है, ये तो अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनने वाली बात हो जाती है तो उसके बारे में कुछ ज़्यादा कहेंगे। लेकिन ये है कि 1997 में हमारा स्कूल था कुंडली में और उसको मैं ही लगभग संभालता था। लेकिन इच्छा हुई कि ऐसी जगह है जहाँ मैं कोई नहीं जानता, वहाँ जाके वर्क करेंगे और अपनी कैपेसिटी को देखेंगे। तो मैं गाँव कोहंड में आया। उससे पहले मैंने कोहंड का नाम भी नहीं सुना था। SD हरित मॉडर्न स्कूल हमारे विद्यालय का नाम है और न किसी को जानते थे वहाँ पर। वो भी हमारा SD है, वही है। तो जब कोहंड में आए, अनजान लोगों से आके बात की कि आपके गांव में स्कूल स्टार्ट करना है, तो उन्होंने मना किया कि नहीं भाई, पहले 3 बंद हो चुके हैं। हमने कहा जी वो कमज़ोर लोग होंगे जिन्होंने बंद कर दिया, आप मगर हम तो धूम मचाएंगे। तो खैर हमने उस शुरुआत वहाँ पे की, बिल्कुल अनजान वो थी। और पहले ही वर्ष में समझो 200 सवा 200 वहाँ पर किराए की छोटी सी जगह में वहाँ पर बच्चे हुए। उसके बाद हमने वहाँ पर अलग चीज़ें की। उस समय को देखते हुए 1997 में हमने समस्त हरियाणा की एक भाषण प्रतियोगिता करवाई। अलग अलग जिलों से हमने टीमें मंगवाई, वो किया। स्कूल में कई अच्छे फंक्शन किए। उन दिनों में फंक्शन नहीं होते थे और ये जो अंतर विद्यालय कॉम्पिटिशन हैं ये भी ना बराबर होते थे, या बड़ी संस्थाएं हैं वो करती थी। तो लोगों को अच्छा लगा। फिर बहुत अच्छे अच्छे बच्चे आए हमारे पास, उन्होंने बड़े शानदार रिजल्ट्स दिए हर चीज़ में। और आशीष जी, मैं आपको बताऊं कि हमारे पास अभी तक स्कूल में अब तक इन 28 वर्षों में लगभग 1000 बच्चे होंगे जो अपने विद्यालय के अलावा दूसरी जगह से इनाम जीत के लेके आए। आप सोच कर देखें, ये जो है हर साल मामला नहीं काफ़ी, एक बांट भी लें तो 35-40 बच्चे तो हर साल मिनिमम होते हैं। और मैं डर के कह रहा हूँ, हजार से ज़्यादा संख्या है ये, जिनको हमने इनाम नहीं दिया वो किसी और जगह से इनाम लेके आए। और पीछे तो बल्कि बॉम्बे से एक बच्चा आया, बहुत इंटेलिजेंट बच्चा, नर्सरी क्लास में। उसके पापा एडवोकेट, उनकी मम्मी को हमने एक रूम दिलवाया गांव के अंदर ही। लेकिन वो गलत टाइम पे आई यहाँ पर। सर्दियों का मौसम स्टार्ट हो चुका था, बॉम्बे का मौसम अलग। फिर गांव में तो 7 बजे लाइटें बंद हो जाती हैं और वो लोग 12-12 बजे तक भी घूमने के आदी। तो कुछ मौसम शूट नहीं हुआ, कुछ माहौल। और जब हमने उनको परेशान देखा तो हमने कहा कि जी हम आपके पूरे पैसे वापस देंगे, और हमने दिए। यदि वो भी सुन रहे हैं और उनको पता है कि हम सच बोल रहे हैं, हमने उनके A to Z सारे पैसे वापस किए और ये कहा जी आप यूँ कर वापस जाओ। खैर एक बच्चा हमारे पास सूरत गुजरात से आया, हमने पेइंग गेस्ट रखा उसको। आज भी हमारे बड़े अच्छे संबंध हैं उनके पेरेंट्स के साथ, और उनके अपने भी स्कूल्स हैं। CBSE का स्कूल है उनका सूरत में, और काफ़ी उनके प्ले स्कूल्स हैं 24-25। तो उनके पिताजी राजेश माहेश्वरी जी आज भी टच में हैं, हम एक दूसरे शेयर करते हैं बातों को। तो हमारे पास छोटा सा हमारा गांव में स्कूल है, लेकिन इंडिया के पूर्वांचल यहाँ तक असम तक के लोगों ने हमारे संपर्क किया हॉस्टल के लिए। बिहार, कानपुर, सूरत में, कच्छ, और बहुत बड़े अच्छी अच्छी जगह से, और एक कैलकाटा से विजिट करके गए। विजिट बहुत लोग करके गए। यहाँ तक कि बहुत बड़े बड़े जो विद्यालय हैं उनके प्रिंसिपल्स, जो समझिए कि भारत के प्रसिद्ध विद्यालय हैं, जो चेन्स हैं अच्छी अच्छी, उनके प्रिंसिपल आए, विजिट करके गए, रुके। एक विद्यालय तो दिल्ली से लगभग 50 बच्चे एक बस में, और लगभग इतने ही टीचर्स वहाँ से आए, पूरा दिन स्कूल में रहे, वर्किंग स्टाइल देखा। तो बड़ी खुशी होती जीवन में ये देखकर कि चलो भाई हमारी जगह छोटी है और 500 के आसपास हमारे पास बच्चे हैं, बहुत बड़ी संख्या नहीं है। वहाँ 1000 के आसपास हैं, लेकिन मैं जहाँ पर ज़्यादा टाइम रहता हूँ वहाँ पर करीब 500 की संख्या है, इतनी हमारी बिल्डिंग है। लेकिन सच में वहाँ पर बच्चे बड़ा अद्भुत किस्म के काम करते रहते हैं। 4th क्लास का बच्चा खड़ा है आपके जैसे पैनल के ऊपर, और हार्ट का जो चैप्टर है
8-10 मिनट तक वो आर्ट के ऊपर बोलता रहता है। तो मैं और ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन ऐसे काफ़ी बड़ी संख्या में ऐसे बच्चे हैं। जी बिल्कुल, और कहा जाता है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, तो मैं खुद इस चीज़ का तो प्रमाण हूँ भाई, क्योंकि मैं भी काफ़ी बार आपके स्कूल में आया हूँ, हाँ विजिट किया है बहुत बार। तो आप कुछ ना कुछ हलचल मचाते ही रहते हैं स्कूल के अंदर, कभी कोई प्रोग्राम, कभी कोई प्रोग्राम, कभी कोई प्रोग्राम, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है बच्चों की के मानसिक विकास के लिए। सो दिस इज रियली अ फीट एक्चुअली व्हाट यू आर डूइंग फॉर सोसाइटी, सो कांग्रेचुलेशंस टू यू सतीश जी। मेरा अगला जो प्रश्न है सतीश जी, अभी आप लंदन जाके आए हैं थोड़ा सा, और जाते ही रहते हैं विदेशों में, तो थोड़ा सा मुझे, क्योंकि रिसेंटली आप लंदन से आए हैं, तो ऑक्सफोर्ड में थे, जिसको मैं कहता हूँ कि पूरी एजुकेशन सिटी है वो, है ना, एजुकेशन सिटी है, और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में थे आप, क्योंकि कौटिल्य वहाँ से पढ़ाई कर रहा है, दीक्षा भी है आपके जो बेटी हैं, हाँ, लेकिन हाँ एरोस्पेस इंजीनियरिंग भी वो कर रहे हैं। तो मेरा पहला प्रश्न तो ये है, थोड़ा लंदन के बारे में बताएं आप, ताकि हमारे दर्शक थोड़ा सा जान सकें। दूसरा, कौटिल्य और दीक्षा वहां तक कैसे पहुंचे, भाई वो थोड़ी सी उनकी जर्नी आप शेयर करें, ताकि जो बच्चे हमें देख रहे हैं, स्पेशली 11th 12th के बच्चे, वो थोड़ा सा क्योंकि ना बच्चों के माइंड में यही होता है कि भाई +2 के बाद ग्रेजुएशन या गवर्नमेंट जॉब, उसकी तैयारी करो, इसके अलावा कुछ ऑप्शंस उनको नजर नहीं आते। तो कुछ यूनिक बात आप बताएं, हमारे जो दर्शक हैं, जो बच्चे हैं, स्पेशली सीनियर बच्चे, वो थोड़ा सा उसको ट्राई करें, भाई ये चीजें हैं कैसे। देखिए, सबसे पहले तो मैं ऑक्सफोर्ड में ज़्यादा रहा, क्योंकि ऑक्सफोर्ड जो शहर है वो कंप्लीटली एजुकेशन सिटी है। काम ये है कि वहाँ पे शिक्षा का, उसी संबंधित लोग हैं सभी। तो वहाँ पर 39 कॉलेजेस हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंतर्गत, और यूनिवर्सिटी कॉलेज वहाँ पे नहीं है, सभी अलग अलग कॉलेज हैं। कौटिल्य बेलियल कॉलेज में है, वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज ऑफ ऑक्सफोर्ड, नंबर 1 पे ही रहता है लगभग उसकी रैंकिंग। तो वहाँ पर ये सौभाग्य है कि उसका एडमिशन वहाँ पे हुआ, और सच में वहाँ का माहौल ही अलग था। मैंने अपने जो फेसबुक उस पर कुछ वीडियोस भी डाली इस बात की। वहाँ ना कोई भीड़ भड़ाका है, बाइक नहीं दिखाई देगी आपको एक भी, लोग या तो पैदल होंगे या साइकिल्स पे होंगे। 10-10, 12, 15, 20-20 किलोमीटर लोग डेली पैदल चलते हैं। 10-15 तो हम भी चलते थे वहाँ पे। तो आपको ये तो बस दिखाई देंगी, और जो इलेक्ट्रिक होती हैं वो कोई पोल्यूशन करती नहीं है। अगर हम AQI बात करें तो 14 से 17% के बीच में AQI वहाँ पे समझो होता है, तो कितने गजब का है। और माहौल सच में पढ़ाई का बहुत अच्छा है वहाँ पे। तो लंदन में उतना टाइम नहीं गुजारा जितना ऑक्सफोर्ड में गुजारा। तो अब जहाँ तक कि कौटिल्य और इसकी बात है, अब कौटिल्य ने JEE एडवांस का भी दिया था एग्ज़ाम, उसका बड़ा रैंक भी अच्छा आया था, और उसका IIT बॉम्बे में भी एडमिशन, जो इंडिया में तो नंबर 1 है, ऐसा रैंक था, वहाँ उसका एडमिशन हो जाता। लेकिन पहले ही वो ऑक्सफोर्ड के लिए उसकी प्लानिंग थी, और यहाँ तक कि JEE एडवांस का एग्ज़ाम देने से पहले उसका ऑक्सफोर्ड में एडमिशन सुनिश्चित हो चुका था। देखिए, प्रोसीजर ये है, अलग अलग टेस्ट होते हैं, और फिर जो इंटरनेशनल लेवल के जो वहीं की यूनिवर्सिटी वो करवाती हैं, कुछ अमेरिका की भी करवाती हैं, जो ओलंपियाड्स होते हैं इंटरनेशनल, ठीक है, उसमें आपकी स्कोरिंग कैसी रही वो चीज़ भी वहाँ पे करती है। इसके अलावा कई और एग्ज़ाम हैं, नाम तो मैं उन एग्ज़ाम्स के नहीं जानता जो कौटिल्य ने दिए। और फिर उसके बाद 1-1 घंटे के 3 इंटरव्यू होते हैं, वो अंदर तक आपको फिर झांकते हैं, आपके पर्सनैलिटी के बारे में देखते हैं। साथ में ही आपको पहले ही बताना होता है कि आपके +2 में कितने मार्क्स आएंगे, आपके उतने आने भी चाहिए। हाँ, मार्क्स इंपॉर्टेंट है। तो कौटिल्य के 95 उसको चाहिए थे वहाँ के लिए, वही उसने भरा भी था, और उसको उतने आ भी गए। और ऐसा नहीं कि उसने भाई 100% आने की सोची हो, प्रयास किया भी होगा, सभी बच्चे करते हैं। उन्होंने कहा कि नहीं पापा जी मेरा हो जाएगा, और फिर वो खुद सर्च करते थे वर्ल्ड की अच्छी यूनिवर्सिटी के बारे में। अब तो फिर AI आया हुआ है, ChatGPT है, और भी हैं, आप वहाँ से भी अपनी इच्छा बताएं, वो आपको जो बेस्ट पाथ है वो आपको एकदम से सुझाएंगे। लेकिन वो सब उन्होंने खुद ही किया। और देखिए, मैं एक और बात बताऊं, हमने तो अभी जैसे मैं गया कौटिल्य से, घूमने नहीं गया, ठीक है, घूम के भी आए, गए हैं तो, लेकिन उद्देश्य था बच्चों से बात करना। हमने बहुत लंबी लंबी बैठ के बातें की। अब भी कौटिल्य को हमने यही कहा कि बेटे जो तेरी इच्छा है कर,
अकबर तो 14 साल की उम्र में राजा बन गया था, और 18 वर्ष की उम्र में तो पूरा राजा बन गया था, और फिर उसने कितना बड़ा साम्राज्य स्थापित किया, और वो अच्छा इंसान कहलाया। जो मेरी कौटिल्य से बात होती थी कि भाई मैं तेरे अंदर उनके गुण भी देखता हूँ, वो दुनिया अलग थी लेकिन उसने उस दुनिया में युग में बहुत अच्छा किया था, तेरा अलग युग है। और भैया जब वो 18 वर्ष की उम्र में ऐसा कर सकते हैं तो भी 18 का हो चुका है, तो भाई अपना संघर्ष कर और हम तेरे साथ हैं। तेरे फैसले अपने फैसले, हाँ अगर तो हमें इस लायक समझे कि कोई भी चीज़ करने से पहले हमारे से डिस्कस कर ले, उसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन फैसला तेरा होगा और हम उसके साथ होंगे। हालांकि वो फ़ोन किसी भी बात को कोई भी उसकी इच्छा होती है वो पूछ लेता है कि मैं ऐसा करने की सोच रहा हूँ, अच्छी बात है, ना पूछे तो भी कोई ऐसी बात नहीं है, जो मेरा अपना मानना है। क्योंकि अब वो इस योग्य हो गया है, 18 नागरिक हो गया भारत का, उसकी वोट बन जाएगी। जब हम वो वोट का अधिकार उसके पास है तो अब वो इंडिपेंडेंट है। तो बहुत से मामलों में हमें बच्चों को स्वतंत्रता देनी भी चाहिए, उनको खुला आसमान देना चाहिए, और फिर जिसके जैसे पंख हैं वो उतनी उड़ान भरेगा। तो ऐसे ही दीक्षा वो एरोस्पेस इंजीनियरिंग कर रही है, और वहाँ अपनी यूनिवर्सिटी की स्टार स्टूडेंट है। मैं गया, मैंने उसे कई जगह फ़ोटो देखे, बड़ा अच्छा लगा, वाह अच्छी बात है। तो उसके प्रोफेसर भी उससे बहुत वो रखते हैं। ऐसे ही कौटिल्य के प्रोफेसर, लंबी लंबी बातचीत होती है कौटिल्य के साथ। तो जो और बच्चे हैं, अब तो बेटे आपके पास ही अगर किसी कोई बच्चे की ऐसी इच्छा है तो आप अपना सर्च कर सकते हैं, सारे पाथ आपको मिल जाएंगे। हाँ मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, फ्री में कुछ भी दुनिया में नहीं होता है, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। तो मैं तो थोड़ा ये भी मानूंगा कि कौटिल्य जैसे एलन में पढ़ा तो वहाँ का उनका ग्लोबल डिवीज़न है, कौटिल्य दोनों पढ़ाई करा था वहाँ पर, IIT के लिए भी, जेई के लिए भी, और साथ में वो भी। तो ग्लोबल एजुकेशन जो उनका सेंटर है उसने कौटिल्य काफ़ी हेल्प की। तो बहुत सी चीज़ों में जो उसका टाइम खराब होता वो उन्होंने नहीं होने दिया। इसके लिए देखो हम उनका धन्यवाद करेंगे, ब्रजेश माहेश्वरी जी जो वो है, उनका बहुत बहुत उनका धन्यवाद है। तो बिल्कुल देखिए बच्चों, इसमें ना एक बड़ा सुंदर मैसेज आप लोगों के लिए सतीश जी ने दिया कि पेरेंट्स आपको प्रोवाइड करा देंगे, क्योंकि इन्होंने बताया कि कौटिल्य ने और दीक्षा ने खुद सर्च किया है, उन्होंने खुद बड़ी मेहनत की है, वो ढूंढते रहते थे कुछ ना कुछ। तो बच्चों पेरेंट्स जो हैं आपको मोबाइल प्रोवाइड करा देते हैं, फ़ोन दे देते हैं, लैपटॉप दे देते हैं। अब पेरेंट्स ये चीज़ें देकर, क्योंकि उन्हें तो भाई धन कमाना है, पैसा भी कमाना है, और बहुत सारी जिम्मेवारियां उनके ऊपर है, वो तो फ्री हो जाते हैं। लेकिन बाद में आपकी जिम्मेवारी बनती है कि आप उन गैजेट्स का इस्तेमाल कैसे करते हैं, क्योंकि बाय द एंड ऑफ लाइफ यदि कोई भी गड़बड़ हुई तो आप ही जिम्मेवार होंगे अपने आप को नष्ट करने के और अपने आप को संवारने के। हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते हैं कि पेरेंट्स ने ऐसा किया। ठीक है, एक एज तक पेरेंट्स की जिम्मेवारी बनती है, लेकिन आपकी अपनी लाइफ को संवारने की और आपको अपनी लाइफ को बिगाड़ने की सबसे बड़ी जिम्मेवारी केवल आप हैं। बोला भी गया है ना, आपका सबसे बड़ा शत्रु आप हैं और आपका सबसे बड़ा मित्र भी आप ही हैं। तो इसके लिए हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। आज का जो हमारा विचार विमर्श था वो बड़ा सुंदर था। और सतीश जी, मैं कहता हूं भारत भ्रमण की अगर मैं बात करूं, कोई भी स्टेट ऐसा नहीं होगा जहां पर इनको ना बुलाया गया हो, कौटिल्य को ना बुलाया गया हो। तो मेरा बड़ा मन था कि इनके विचार आप सभी के समक्ष हम रखें। तो आज का ये सेशन आप सभी ने देखा, तो बड़ा बहुत बहुत शुक्रिया सतीश जी आपका। हम दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद करते हैं, आप AS कैंपस पर आए। आप सभी दर्शकों को थैंक यू वेरी मच।